अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। सबसे पहले इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। और पिछले बहुत सारे दिनों से जो हम आपस में मुज़ाकरात की बात सुन रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेहादी जमातों के दौरान, अभी तक 2 उसके राउंड हो चुके हैं लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। और अब तीसरी बैठक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बानी PTI से जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी तीसरी बैठक जो है वो नहीं हो सकेगी। बहरहाल इन 2 जो बैठकें रही हैं उसका आउटकम क्या है? फ़िलहाल अगर हम देखें, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि आपके जो मुतालबात हैं वो ब्लैक एंड वाइट हमें दें, रिटर्न होनी चाहिए सारी चीज़ें। ये इस हवाले से भी मेरा ख्याल है दुरुस्त है कि एक यकीन दहानी हो जाती है कि अगर चीज़ें आपके पास ब्लैक एंड वाइट मौजूद होती हैं तो कल को आप पाबंद भी होते हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रिलेक्टेंट है? अभी तक वो चीज़ें लिख कर देने पर तैयार नहीं है। उनके जो मुतालबात हम हमेशा से सुनते आए थे उसमें अब एक मुतालबा जो है वो उससे पीछे हो गए हैं। जो सबसे पहले बात करते थे कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, अब हम ये जो अब नई चीज़ें जो सामने डेवलप हो रही हैं इन सारी निगोसिएशंस में ये बात चल रही है कि बानी PTI को रिहा किया जाए, जो बाकी हमारे लोग हैं उनको रिहा किया जाए। रिहाई की बात हो रही है लेकिन मैंडेट के हवाले से खामोशी है। ये भी एक बड़ा यू टर्न इस वक्त हमें महसूस हो रहा है। तीसरी बैठक कब होगी, इसका आगाज़ कब होगा, क्या उसमें चीज़ें बेहतर तरीके से मामला तय पाएंगे, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। जब ये सब मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसे में बैरिस्टर गौहर का जो एक बयान आ जाता है और आज ही का उनका ये बयान है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का तातुल नहीं होगा, मुज़ाकरात चलते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो अभी तक इंटैक्ट है। और बानी PTI ने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें, उसको लिमिट करने की उन्होंने गुजारिश की है। फिर इसका क्या मतलब है? जब एक निगोसिएशंस हो रही होती हैं, डायलॉग्स चल रहे होते हैं, तब एक ऐसा माहौल नज़र आना चाहिए दोनों फ्रीकैन की जानिब से ताकि ये मालूम हो कि वाकई एक अच्छे माहौल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बार बार ये कहा भी जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब आगाज़ हुआ मुज़ाकरात का, और ये उनकी ज़रूरत भी थी कि ये बहुत अच्छे माहौल में तमाम तर चीज़ें आगे चल रही हैं, लेकिन फ़िल वक्त तक ये चीज़ें कोई हमें बहुत ज़्यादा इसका आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत मिसाक मईशत चाहती है या फिर जो इस वक्त मामलात हैं हुकूमत की सोच क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच क्या है, इस पर बात होगी प्रोग्राम में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला मार साहिबा और शिराजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त जो सारा स्नैरियो, 2 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी का भी इंतज़ार है कि वो कब होगी और इसमें क्या गुफ्तगू होगी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि एक तो आप वो माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं जो होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, तो इसमें क्या कबाहत है? आप क्यों रिलक्टेंस शो कर रहे हैं और अपने मुतालबात लिख कर नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया। देखिए नाहिद, कबाहत तो मौजूद है ना। कबाहत ये है जो मुतालबा किया जा रहा है कि आप लिख के दें मुतालबात, ये ट्रैक रिकॉर्ड है PTI का और बानी PTI का कि वो कभी किसी एक नुक्ते पे खड़े नहीं होते, वो छलांगे लगाते हैं। और माजी में जितने भी मुज़ाकरात हुए, चाहे 2014 के ज़माने की बात हो, चाहे PDM के ज़माने की बात हो, जब PDM की पहली गवर्नमेंट बनी थी उस ज़माने की बात हो, हर 2 मौके पर मुज़ाकरात हुए और एक नतीजे पर पहुंच गए और बानी PTI बैकआउट कर गए। और ये तस्लीम किया शाह महमूद कुरैशी की सतह के लीडरों ने कि हमारी वो नहीं सुनता। तो उसका क्या नतीजा, हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल ये है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो। हाँ, और अगर कोई मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात एक असूल के तहत हो रहे हैं तो उसमें आपका मुतालबात, आपकी शराइत वो सारी लिख ली जाए। उसमें हर्ज क्या है? हर्ज PTI और बानी PTI के नज़दीक यही है कि फिर छलांगे लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक पहलू इसका ये है। और भी पहलू हैं, और पहलू ये हैं कि दरअसल PTI और बानी PTI ये दोनों सियासी टेम्परेचर को कम नहीं करना चाहते। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने राउंड ऑफ टॉक्स को बैठक के मकामी लफ्ज़ से ताबीर किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल
ये दो जो राउंड हो चुके हैं, दो बैठकें जो हो चुकी हैं, इन दो बैठकों में कोई नतीजा क्यों नहीं निकल सका और ये संजीदा क्यों नहीं है। एक बात ये कही जाती है कि जी कोई तब्दीली आने वाली है वाशिंगटन में, अगर वो तब्दीली आती है तो बड़े फेवरेबल उनके लिए हालात हो जाएंगे। अव्वल बुनियादी बात यह है कि अगर कोई दाखिली मामलात में, कौमी इख्तिलाफ राय में, किसी झगड़े में अगर कोई बैरूनी इस तरह से मुदाखलत कराना चाहता है तो फिर कौन आज़ाद है, कौन गुलाम है, एक तो उसका फैसला हो जाता है। ठीक है, हो गया ये फैसला। दूसरे ये कि अगर आप बड़े संजीदा हैं, इस मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हो, और आज भी बैरिस्टर गौहर ने कहा हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं मुल्क की खातिर कर रहे हैं, अगर आप मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और उसी सांस में बैरिस्टर गौहर, जिनको लोग संजीदा आदमी समझते हैं, हम भी उनको संजीदा और एक मुखलिस आदमी समझते आए हैं, लेकिन आज उनकी ज़ुबान से एक ऐसा जुमला निकला कि हमारी नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस जो है वो इंटैक्ट है। जी बिल्कुल, सिविल डिसओबीडियंस रिकॉर्ड पे ये बात रहनी चाहिए कि हमेशा गैर मुल्की ताकत के खिलाफ होती है। जब यहाँ बड़े सगीर पर गैर मुल्की ताकत हुक्मरान थी और उन्होंने हमें स्लेव गुलाम बना रखा था, तो उस मौके पर ये हरबा इख्तियार किया गया और ये बात भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि नाकाम हो गया। सिर्फ एक तहरीक कामयाब हुई थी नमक बनाने की, इसके सिवा और कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर साहब का था कलामी माफ 2014 में भी तो हमने ऑब्जर्व किया था ना इसको, उन्होंने कोशिश की थी कि शायद पाकिस्तान में कामयाब हो जाए, बिल फाड़े गए धरने के दौरान और जो सारी चीजें दोहराई गई, उसका नतीजा भी हमारे सामने नहीं हो सका। कैसे करेंगे आप? इसके करने का मतलब ये है, यानी बुनियादी जो आप सिविल नाफरमानी करते हैं उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? रियासत के निज़ाम को जकड़ देना, उसको रोक देना। रियासत को कौन रोकता है? रियासत को या तो कोई दुश्मन आपका रोकेगा और या जो है कोई ऐसी ताकत रोकेगी जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं होगा वो कैसे इस तरह इसका सोच भी सकता है। तो ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ये मामला हो रहा है। और मैं आपको एक ही जुमला कहने की इजाज़त चाहता हूँ, लंबी बात मैं नहीं करता। देखिए बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टेज बनाया जा रहा है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था, एक खराबी का बुनियाद बनाई जा रही है। वो कैसे बनाई जा रही है? वो वहीं शाम से शुरू हुई है, वो ईरान तक पहुँचेगी, बलूचिस्तान तक पहुँचेगी और खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँचेगी। और आपको याद होगा कि ये बानी MQM इससे पहले ये बात कह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा को सेंटर स्टेज बनाने की बात कर चुके हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो और उस हुकूमत के पुष्ट पर खड़ी हुई सियासी जमात हो, उस सियासी जमात का बानी हो, ये सारे उस साजिश का हिस्सा हैं। और ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दिफा को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। अवाम को बाखबर रहना चाहिए कि ये एक साजिश है और उन्हें इस साजिश का नाकाम भी बनाना है और उन लोगों को बेनकाब भी करना है जो इस साजिश का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा शनीला, आप क्या इसको कह सकती हैं कि ये इस वक्त हमें डेडलॉक नज़र आ रहा है? जो तीसरा राउंड है वो अभी तक निगोशिएशंस का स्टार्ट नहीं हो पाया, और फिर दूसरी तरफ से जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी शक्ल में देने से गुरेज़ा है। हालांकि आप ये कहते हैं कि हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आप अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे भी नहीं रहे हैं। अच्छा शुक्रिया नाहिद। बात यह कि इसमें डेडलॉक नहीं, इसमें PTI की गैर संजीदगी नज़र आ रही है कि वो संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं माफी चाहता हूं, बदनीयती। चले बदनीयती नज़र आ रही है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए पहली तो बात यह है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, एक तो वही कोई उस लॉजिकल नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमारे जो तमाम कैदी उनको रिहा कर दें, तो हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? ये काम तो अदालतों ने करना है। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो अदालतों को डिक्टेट करें। और उसके बाद फिर वो आ जाते हैं कि जी कमीशन बना दे 9 मई के ऊपर 26 नवंबर के ऊपर 26 नवंबर पे कमीशन बन जाता है, तो फंस ये खुद ही जाएंगे उसके अंदर कि इन्होंने जो रियासत के ऊपर अटैक किया था ये खुद उसके अंदर आ जाएंगे। तो बात जब आप आए हैं तो आप संजीदगी के साथ बैठें, अगर आपके कोई मुतालबात है तो उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर दें। जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हो तो कुछ ना कुछ तो हल होता है। अब हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए।
ये जो है ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहे, कहते तो है हम पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे तो फिर आप बैठते क्यों नहीं मुज़ाकरात करते, क्यों साथ ये बात कर दी जाती है कि हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक तो जारी है। मतलब आप अगर मुज़ाकरात के लिए कैसे हो सकते हैं कि अगर आप एक तरफ इंतशारी सियासत की बात कर रहे हो, अगर आप फितना फसाद की बात कर रहे हो, अगर आप अपने सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ तनकीद कर रहे हो और आप आके और कह दें कि जी हम मुज़ाकरात पे बैठे। मुज़ाकरात के लिए जरूरी तो ये होता है ना कि सीज फायर कर दें, कि आप बैठ जाएं दोनों कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हमारी तरफ से कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई धरना नहीं हो रहा, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। अगर हम कहीं पे डेडलॉक आएगा, कहीं पे हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम वापस नहीं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, साथ ही सिविल नाफरमानी की कह रहे हैं कि हमारी वो भी साथ चलेगी जी। और सिविल नाफरमानी का मतलब क्या, आप रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आप बैरून, आप कह रहे हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से, बानी पीटीआई ने रिक्वेस्ट की कि आप रेमिटेंस ना भेजें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले पहुंचाते रहे हैं आप। जब IMF का मुआहदा खत्म कर दिया, IMF को मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की, IMF के ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज किया कि पाकिस्तान को आपको कर्जा मत दे। अब वही बात आप दोबारा कह रहे हैं कि हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। फिर देखें, इस्लाम के अंदर भी है कि जब दो फरीक आपस में बैठते हैं तो कोई ना कोई उनके अंदर रिटर्न चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो इस्लामी बात है। हमने सुलह हुदैबिया में भी देखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया और इसकी अहमियत होती है। तो अगर आपके हैं, आप रिटर्न फॉर्म में लाने में इतराज क्या है? इतराज सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज रिटर्न फॉर्म में आ गई वो बाइंडिंग हो जाएगी हमारे ऊपर, कल को मीडिया के सामने भी आएगी, लोगों के सामने भी आएगी। और बानी पीटीआई को आदत है यू टर्न लेने की, अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया तो फिर हमारे ऊपर सारा मलबा आ जाएगा। तो वो उस चीज से बचना चाह रहे, क्योंकि उनको अपने बानी पीटीआई का भी पता है कि ये बंदा कभी संजीदा रहा नहीं, कभी भी अपने वादे और अपनी बात के ऊपर चलने वाला नहीं है। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात के ऊपर संजीदा नहीं हो रहे हैं, ना रिटर्न फॉर्म के अंदर कुछ दे रहे हैं। और दूसरे पाकिस्तान के वो खैर ख्वाह तो है ही नहीं। अगर होते तो अब मुज़ाकरात कर रहे होते। अब हुकूमत की तरफ से एक बड़ी संजीदा किस्म की कोशिशें जारी हैं, तमाम इत्तेहादी उसके अंदर शामिल हैं और बड़े वेटेज वाले उसके अंदर लीडरान शामिल हैं, गारंटर उसमें स्पीकर कौमी असेंबली बने। उसके बाद क्या मसला रह जाता है? सिर्फ एक ही मसला रह जाता है जो फारूक आदिल साहब रहते हैं कि बदनीयती। ठीक है। अच्छा ओन साहब, ये जब पहले तय पाया है आपस में जब बैठे हैं कि सुनी सुनाई बातों पर जो है वो नहीं जाएंगे, जो बयानात दिए जाएंगे या जो इसमें तलखियाँ या शोला बयानी नज़र आती है उसको नहीं, मुज़ाकरात की आड़ में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन इसी आड़ में अगर ये बात की जाए कि इन्हीं सुनी सुनाई बातों को ही, यही हमारी डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड यही है, तो फिर आप ये समझते हैं कि इस पर यकीन कर लेना चाहिए? या इस वक्त हुकूमत जो डिमांड कर रही है कि ये तहरीरी तौर पर तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो कहते हैं जो हम भी जवाब देंगे, जो हम भी बात करेंगे वो भी तहरीरी तौर पर मौजूद होनी चाहिए, तहरीरी शक्ल में मौजूद होनी चाहिए। तो फिर इसमें क्या कोई गलत बात कर रही है हुकूमत? नाहिद, इस जो आपने सवाल किया इसकी समझ जवाब की आपके नाज़रीन को तब आएगी जब हम थोड़ा सा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में जाते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 साल को देख लें। 2014 वाली मैं बात नहीं करूंगा, लोगों को याद है और इतना टाइम भी नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो हरबा आजमाया है जिसके ज़रिए वो हुकूमत को, यानी PDM की हुकूमत से शुरू कर लें और अब तक अगर देख लें तो हर वो हरबा आजमाया है जिसके तहत हुकूमत को वो मुश्किलात का शिकार कर सकते थे। मुल्क में बदअमनी और ख़ास करके माशी तौर पे मुल्क को एक उस किनारे ले आते जहाँ पे ये बात करते थे कि श्रीलंका वाली सूरत हाल बनने जा रही है। और अब क्या सूरत हाल है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद ये मान रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने, यानी सबसे बड़ा मुखालफ इस वक्त मौजूदा हुकूमत का अडियाला जेल में मौजूद है और वो ये मान रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को जो है वो माशी तौर पे इतना बेहतर कर दिया है कि अब वो बैंकरप्सी और वो सारी जो कहानियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो यानी अब तहरीक इंसाफ को ये समझ आ गई है कि जो कुछ वो करते रहे उसको उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब वो सिविल नाफरमानी में बेहतर है, ठीक है, अच्छा आपने सिविल नाफरमानी करनी है, वो तो सबसे पहले नाकाम होगी। आपके MNAs, आपके MPAs, आपके सेनेटर्स, आपके सूबाई वज़रा, उन्होंने खुल के कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब ये सोचा गया कि पाकिस्तान को सबसे कारी ज़रब कहाँ से लगाई जा सकती है, हम रियासत पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान कहाँ से पहुँचाया जा सकता है। तो समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं एक बड़ी तादाद में ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान भेजते हैं। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया कि जब 24 नवंबर को निकले तो कितने लोग साथ थे? पंजाब 0,
केपी में सिर्फ हुकूमत के हमने देखा कि हुकूमत के लोग और उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को लेके आए, बलोचिस्तान जीरो और सिंध जीरो। अब ये समझ आ गई कि लोग एहतजाज पे तो यकीन रखते नहीं है, तो अब क्या किया जाए कि किसी ना किसी तरह हुकूमत के साथ टेबल पे बैठना है, तो अपने आप को जरा ज्यादा कुछ मनवाने के लिए, और मनवाना क्या है, एक ही चीज है, और वो शख्स चाहता है कि उसको आउट ऑफ बे जाके एनआरओ दिया जाए। वो जो कहता था कि ये एनआरओ मुझसे मांगता है, मैं देता नहीं हूं, आज खुद गड़गड़ा रहा है और हमें नजर आ रहा है वो एनआरओ मांग रहा है। तो अब उसका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी बाहर से पैसे नहीं भेजेंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे, मुल्क के माशी तौर पे नुकसान में जाएगा, तो शायद हुकूमत जो है वो घुटने टेक दे और हुकूमत उसके सामने उसकी वो डिमांड्स मान ले जो किसी तौर पे भी हुकूमत नहीं मान सकती, क्योंकि वो अदलिया ने करना है, केसेस वहां पे चल रहे हैं। ये आपका दौर नहीं है जब आप कहते थे किसी को इस तरह मैं पकड़ के जेल में डाल दूंगा और वो कह रहा था मुझे जेल में डालो, तो मैंने जेल में डाल दिया। तो अब क्योंकि आजाद अदलिया मौजूद है, अब गुड टू सी यू वाले जजेस मौजूद नहीं है, तो ये फैसले सारे वहां पे होने हैं। और आपका ये ख्याल है कि समंदर पार पाकिस्तानी जो मौजूद है, आपके बार बार कहने के बावजूद अभी भी आपने उन्हें कहा हुआ है कि आप रेमिटेंसेज ना भेजें, और आप पिछले कुछ अरसा में देख लें जितनी रेमिटेंसेज आ रही थी उससे ज्यादा बिल्कुल उसमें इजाफा होगा है। तो इसका ये मतलब है कि लोगों ने एक तरफ आपकी एहतजाजी इंतशारी सियासत का बाइकाट किया, तो दूसरी जानिब वाज़े नजर आ रहा है कि मुल्क को माशी तौर पे नुकसान पहुंचाने का जो आपका एजेंडा है, लोगों ने उसको भी खैर बात की। और उनका एतमाद जो है वो हुकूमत के ऊपर है, ये इसका वाज़े सबूत है कि उनका एतमाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए रेमिटेंसेस जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तारिक अजीज साहब, जो पहले बात की जाती थी, जो डिमांड सामने आती थी, उसमें सबसे पहले ये कहा जाता था कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, लेकिन अब जो मुतालबात दोहराए जा रहे हैं, रिटर्न तो नहीं उसको देना चाह रहे, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, उससे रिलक्टेंट भी हैं, वो नहीं दे पा रहे और चाहते नहीं हैं। अब आपकी नज़र में इसकी क्या वजह है? और दूसरा, जो जिस मैंडेट की बात की जा रही थी, अब उसकी कोई बात नहीं हो रही, अब उससे पीछे हट गए हैं। थैंक यू नहीद, आपने मुझे मौका दिया। बेसिकली बात शनीला बहन ने भी कह दी है, अपना ओन साहब ने भी कह दी है, एनआरओ मांगना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं है। जब तक 190 मिलियन पाउंड की केस का फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक ये इस इंतज़ार में है कि अगर हमें कोई रिलीफ मिलता है, अगर हमें कोई रास्ता बनता है, ये कोई चीज़ लिख के देने को इसलिए तैयार नहीं है। जुडिशल कमीशन करके सबसे बड़ी डिमांड है, जुडिशल कमीशन बन गया जी, इन्वेस्टिगेशन हो गई, फैसला इनको पसंद दिया आएगा, फिर ये भाग जाएंगे। तो ये मुज़ाकरात में संजीदगी का अमल, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बिल्कुल बदनीति भी है, संजीदगी भी नहीं है। और अगरचे कहते हैं कि जो भी फैसला आएगा हमें वो राह में रुकावट नहीं बनेगा, बिल्कुल रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन लिखते क्यों? इन्होंने खुद डिमांड किया था जी, एक मीटिंग जो पहली हुई, दूसरी मीटिंग में हम लिख के आएंगे और खान साहब से मुलाकात करके आएंगे बानी पीटीए से, और गए, मुलाकात भी हो गई, अगली मीटिंग भी हो गई, सब आ गया कि हम लिख के नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके के ले आए? एक और मीटिंग हमें चाहिए, तो उस मीटिंग में आपने क्यों नहीं किया? आपकी डिमांड वो कैसे साहब कहते हैं कि टाइम बड़ा वो शॉर्ट था, हम जी पहले दिन से हमें ज्यादा वक्त चाहिए। मकसद वही है, एनआरओ है कि पहले सबसे खान साहब अपने जेल से बाहर चाहते हैं कि मुझे वापस लेके किसी तरीके से रास्ता बने, बाकी किसी चीज़ की उनकी ना अहमियत है ना उनकी डिमांड है। बाकी ऐसे 26वीं तरमीम का जो इनका था जी वापस ली जाए, उससे हट गए हैं। उसके जो कहते हैं जी ये 47 गवर्नमेंट फॉर्म की है, जेल हुकूमत है, फेक है, अब सब कुछ मान गए हैं, मानने जा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उनको आगे जाकर लिख को देने को इसलिए तैयार नहीं है कि हम कहीं पाबंद ना हो जाएं। हमें जो लिख के देंगे उसके ज़हर पासदारी करना पड़ेगी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, उसमें बाप पार्टी बैठी है, उसमें तमाम काफ लीग उसमें शामिल है, जाजुल हक साहब की पार्टी जो है, मुस्लिम लीग लोग बैठे हैं। तो ये सब जो है उनके सामने अब ये बात, जब इनको बिल्कुल अब हुकूमत बिल्कुल मैं समझता हूँ विन विन की पोजीशन में है। जो इन्होंने कहा हुकूमत ने करके दिखा दी, आए जी बैठे, कमेटी बन गई, डायलॉग शुरू हो गया, खान से मुलाकात हो गई, अच्छा जी अपनी मीटिंग लिख के देंगे, लिख के भी नहीं देते। तो सब ये वही चाहते हैं, इनको मामला तो वही पे फिर अटक गया ना कि लिख कर नहीं देना ना, ताकि कल को एक रास्ता आपके पास बच जाए। वही खान साहब की राय जो मैं बाहर ऐसे हो जाए, ये होने नहीं लगा कभी। अभी देखिए जी, इन्होंने कहा जी हमें, अच्छा ये भी खबर खोल चलाई जी हमें ज़मान पाक मुंतकिल किया जा रहा है जी, मुझे ऑफर की गई है कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं। तो इरफान सदीकी साहब कमेटी के कन्वीनर भी हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ऐसी किसी किस्म की कोई पेशकश इनको नहीं की गई है। तो आज खुद ये अपने आप ही खुद ही सवाल देते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद गढ़ लेते हैं, एक स्पेकुलेशन फैला के ऐसे कोई किसी तरीके से कोई रिलीफ मिल जाए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर लें, मिन्नत भी करते हैं, ये प्रेशर दबाव भी डालते हैं, लेकिन इस तरह होगा नहीं। जैसे तमाम दोस्तों ने कहा,
फैसले जो है अदालतों में हैं, आज़ाद अदालतें मौजूद हैं, केस में मतलब वो डिमांड्स evidence आप हुकूमत मौजूद से है। नहीं कर सकते ना कि जो उनके जी बिल्कुल, मैंडेट में ही नहीं ऐसा तो है, नहीं जो कि अदालतों से फैसले कमेटी आएंगे बैठ के उधर कह जी खान तो साहब वो को जी आपको छोड़ रिहा दिया कर जाए, देंगे। कार को रिहा कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक ड्यू प्रोसेस है, वो ड्यू प्रोसेस चलेगा। ये उसका इंतजार नहीं चाहते, उस वक्त तक कहते बस अभी हो जाए, और लिख के देने को तैयार नहीं है। इसका मकसद ये है, भागना चाहते हैं ये। जो संजीदा लोग और जो सीजन पॉलिटिशियन मौजूद हैं उनको तो इस सारी जी, चीजों बिल्कुल, की समझ है, पूरे बेहतर लेकिन सबसे- ऑब्वियसली ये जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जब आप ये दावा करते हैं कि आवाम हमारे साथ है, जब हम बाहर निकलते हैं, हमारी एक कॉल पे आवाम बाहर निकल आती है, हम सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, आवाम तब भी हमारे पीछे चल पड़ेगी, लेकिन जब ये मुज़ाकरात की बात हुई है, आम आवाम के लिए उसमें कुछ नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिसमें वो आवाम की बात करें कि उनको किसी तरह से रिलीफ दिया जाए या ये एक जेन्युइन इशू है, इसको एड्रेस किया जाए, मतलब वो आपकी प्रेफरेंस नहीं है। देखिए ना, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। इस वक्त गवर्नमेंट ये कर रही है, आज भी वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है जो काबीना से खिताब किया है, उनका जी उस वक्त तक हमारी बरामदात बढ़ नहीं सकती जब तक बिजली के नर्ख ठीक नहीं हो जाते, और उसके लिए हम इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं और अगले चंद रोज़ में उनकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये क्या एजेंडा है? ये पब्लिक के इंटरेस्ट में ये एजेंडा है। यानी इससे क्या होगा? इससे आपकी बरामदात बढ़ेगी, इससे आपकी करेंसी स्टेबल होगी, इससे आपकी मईशत में जान पड़ेगी, आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी। अच्छा, अगर इस मंसूबे में कोई ख़राबी है तो इस पर किसने गिरफ्त करनी है? हिज़्ब इख्तिलाफ ने गिरफ्त करनी है। 1 साल हो रहा है, मार्च से ये हुकूमत बनी है, मार्च 2024 से, तो मार्च 2024 से आज 10 महीने 11 महीने हो रहे हैं। इन 10-11 महीनों में इस तरह के किसी मामले पर, किसी मंसूबे पर, हत्ता कि बजट पर कभी पीटीआई ने कोई सजेशंस हो, कोई ऐसी बात कोई हो, इख्तिलाफ बिल्कुल, किया हो, हाँ। कोई मुश्किल जो पैदा की opposition का हो, काम जो होता उसकी है, जिम्मेदारी है, हाँ। वो नहीं की। वो क्या कर रहे हैं? हम लिख के दे रहे हैं, हम लिख के नहीं दे रहे। ये जो लिख के देना और न देने की बात है, इस पर एक तारीखी बात मुझे याद आ रही है, मैं आपकी इजाज़त से यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। 1977 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी बहरान था, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान, और उसमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो चुका था, और दोनों फरीक अपने अपने पॉइंट पर खड़े हुए थे और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उस डेड लॉक में मुज़ाकरात शुरू हुए, और मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे और मौलाना कौसर न्याजी थे हुकूमत की साइड पर, और अपोजिशन की तरफ जो क़यादत कर रहे थे मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और प्रोफेसर गफ़ूर अहमद। प्रोफेसर गफ़ूर अहमद और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने बैठ के पूरे मुज़ाकरात की एक एक लफ्ज़ जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, और जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते थे तो एक सब कमेटी बैठती थी जो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और प्रोफेसर गफ़ूर पर मुश्तमिल होती थी। वो बैठ के उसका फॉलो अप करती थी कि आज हमने ये बात की, ये बात की, यह बात की, कल का एजेंडा ये होगा। तो इस तरह से, और जब ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए उसके बाद मार्शल लॉ लगा, तो प्रोफेसर गफूर की जब किताब छपी, फिर मार्शल लॉ आ गया, ठीक तो है, उस जो प्रोसीडिंग्स थी उस मुज़ाकरात की और जो फैसले हो चुके थे वो सारे उस किताब का हिस्सा हैं। तो चीज़ें रिटर्न देने की ये अहमियत है और ये फ़ायदा है, तारीख भी मुरतब हो जाती है, ये भी पता चल जाता है कि किस वक्त कौन फरीक किस जगह पर था। और अगर आपकी नीयत ठीक ना हो तो फिर आप रिकॉर्ड मेंटेन करने की मुखालफत करते हैं। वो किताब नहीं चाहते ना लिखी जाए क्योंकि ठीक है, नाम में मुझे सामने आ जाए। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद जब वापस वापस आएंगे तो इसी हवाले से मजीद होगी कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में चीज़ों को लेकर आना क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती, क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। असद कैसर साहब कहते हैं कि जी मीटिंग के सारे मिनट्स जो हैं वो लिखे जा चुके हैं, तो फिर अब ज़रूरत नहीं है कि हमें तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दें। क्या इससे काम चल सकता है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो इस वक्त पॉलिटिकल मंजरनामा है उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो इस वक्त राउंड ऑफ टॉक्स हैं
2 राउंड्स उसके हो चुके हैं, तीसरा एक्सपेक्टेड है। लेकिन ख़बर ये भी है कि अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के लिए मुज़ाकराती टीम का कोई रुकन नहीं गया है। ये अडयाला जेल की इंतज़ामिया जो है वो कन्फर्म कर रही है इस बात को। हुकूमत ये चाहती है कि वो जाएँ और उनके आपस में मीटिंग हो तीसरे राउंड के लिए, ताकि फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात जो है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन उनका कोई रुकन वहाँ पर नहीं गया है, उनकी फैमिली उनसे मुलाकात के लिए गई है। दूसरी जो हम बड़ी अहम बात कर रहे थे कि इन निगोसिएशंस में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का जो एक बेहतरीन किरदार होना चाहिए वो नज़र आना चाहिए। ना तो वो हमें असम्बली में नज़र आता है और ना ही इन मुज़ाकरात में नज़र आता है। वो आम आदमी के मसाइल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो मुतालबात सामने आ रहे हैं वो अपनी ही रिहाई की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज़ मद्देनज़र नहीं है। शनीला, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर उनके सामने अवामी कोई होता मकसद या वो अवाम की कोई हिदमत करना चाहते होते तो केपीके के अंदर भी कर लेते ना। वहाँ पे क्या मसाइल इतने बने हुए इमरजेंसी के अंदर, कल हमने पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक किया, वहाँ पे क्या मसले बने, अमन अमान के वहाँ पे मसले हैं, कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो अवामी हिदमत के लिए तो ना वफाक में आते हो ना ही वो सूबों के अंदर आते हैं। वो एक तो इंतशार और फसाद की सियासत के ऊपर रहते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर हमें बेल आउट भी कर दें कि हमें कुछ ना पकड़ा जाए। तो इतना पीटीआई को आप समझ लेना चाहिए कि आपने बार बार धरने किए, आपने बार बार एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत प्रेशर में नहीं आई और ना ही आइंदा आपके किसी प्रेशर के जरिए उन्होंने आपको एनआरओ देना है। तो बेहतर यही है कि आप मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ आके, मुल्क में जो माशी और सियासी इस्तेहकाम आना है उसमें हुकूमत का साथ दें, अगर आपने अपनी सियासत को जारी रखना है। वरना देखें, अभी जैसे उनके धरनों के अंदर या एहतजाज के अंदर आवाम नहीं आ रही तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनको थोड़ा वोट बैंक मिला वो भी खत्म होता जाएगा और पार्टियां इसी तरह ही खत्म होती जाती हैं, क्योंकि इंतशार की सियासत, फितने की सियासत ज्यादा देर नहीं चलती है। सियासत वही चलती है जो अवामी होती है। अवामी सियासत करनी है तो फिर आपको अवामी मसाइल की तरफ आना पड़ेगा। ना ये जो बानी पीटीआई का एक है कि मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दे दूंगा, मैं दूसरी कॉल दे दूंगा, उसका वो कॉल भी दे के, वो आखिरी फाइनल कार्ड खेल के, वो आखिरी फाइनल कॉल करके भी वो नाकाम हो चुके हुए हैं। तो अब उनके पास रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है मुज़ाकरात, सियासी स्पेस, और उसको उनको अवेल करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा औन साहब, ये आम आवाम की जो हम बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये अवाम के मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, करना चाहते हैं। जो ये मामला आगे बढ़ रहा है, जिस हद तक भी गया है, ये सिर्फ हम आम आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से कोई मुतालबा इसमें मौजूद नहीं है। एक तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह इसमें हमें कैटेगोरिकली नज़र आ रही है, और दूसरा ये जो तीसरा राउंड है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? आपको क्या लगता है कि इस पर मामला आगे बढ़ पाएगा? जो आज की ये खबर आ रही है कि इस टीम का कोई रुकन उनके पास नहीं गया, मुज़ाकराती टीम का नहीं मिलने गया बानी पीटीआई से, तो अब इसको क्या समझा जाए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई अगर सियासत का आप जायज़ा लें तो अगर ये हुकूमत में भी रहे, मरकज़ में भी हुकूमत की और पंजाब में भी हुकूमत की, और केपी में तो मुसलसल ये टर्में एक दहाई से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हम मजमूई तौर पे देख रहे हैं कि पंजाब में इन्होंने क्या डिलीवर किया, मरकज़ में क्या डिलीवर किया। डिलीवरी इनके जहन में कहीं है ही नहीं। हम ये देखते थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त एक जो प्लेट सालन की दे रहा होता था या कह रहा था मुर्गियां पालो, ये इस तरह की बातें कर रहा होता। और दूसरे इन्होंने क्या किया कि रियासत पाकिस्तान को आलमी सतह पे तनहा करने में अहम किरदार अदा किया, और जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ऐसा सलूक किया कि वो पाकिस्तान से बददिल तो नहीं हो सकते थे, लेकिन इस हुकूमत के दौर में उन्होंने जरूर डिस्टेंस रख लिया। अब वो डिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, खबर होता है मुज़ाकरात के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ेगी, इस पे संजीदगी कुछ नजर आएगी? संजीदगी हमें जब पहला राउंड हुआ, पहली बैठक हुई, वहीं पे नजर आ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक शख्स वहाँ पे असद कैसर मौजूद था 7 लोगों में से, बाकी एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे और दूसरे जो थे राजा नासिर MWM वाले थे। तो उसके अलावा हमें तहरीक इंसाफ वहाँ पे नजर ही नहीं आई। तहरीक इंसाफ में इस वक्त 4-5 धड़े बने हुए हैं। हर धड़ा ये चाहता है कि दूसरे धड़े को वो नीचे लगा के रखे और उसको जो है वो मुश्किल में रखे। तो तीसरी जानब जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और उनकी बहनें हैं, उनका सिर्फ एक ही माटो है कि किस तरह बानी चेयरमैन बाहर आ जाए। तो मेरे ख्याल में पार्टी जब एक पेज पे खुद नहीं है तो उसने मुज़ाकरात में एक पेज पे किया। तारिक अज़ीज़ साहब, हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, ज़रा हमें इस हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी बात करनी चाहिए। वो मिसाकिया मईशत चाहते हैं, वो मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। जो क्राइसिस है उसको बहुत हद तक उन्होंने कवर कर लिया है,
उस पर बहुत पॉलिसीज़ बनाई जा चुकी हैं मईशत के हवाले से, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के लिए ये अनरेस्ट ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ये चाहती है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? ये अपोजिशन से जो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक ये मज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहती हूँ हाँ, इसको रिप्लाई ये देखें इनकी मज़ाकरात की वही बात जो संजीदगी बिल्कुल पहले दिन से नहीं थी। जब ये पहली मीटिंग में जैसे उन्होंने बताया सिर्फ एक उनका असद कैसर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा बाकी लोग मसरूफ़ हैं। तो मतलब अगर उनको 24 घंटे पहले इतला दी गई थी कम्युनिटी असम्बली सेक्रेटरीट से, उनको जो मीटिंग की इतला डेट टाइम तय क्या होगा था, अगर उनमें संजीदगी होती और वाकई वो बिजी होते तो कह सकते थे इसको जी एक दिन आगे कर लें, टाइम बढ़ा दें, सुबह का नहीं शाम का कर लें, मैं कोर्ट में हूँ। उन्होंने ऐसा डे फर्स्ट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है जी हम आ जाएंगे, आया कोई बंदा भी नहीं है, वहाँ पे आके तजवीज़ भी पेश नहीं की है। तो बिल्कुल हुकूमत की डे फर्स्ट से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन ओथ हुआ था उस दिन भी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा आए अब मिसाक मुशक्किल करें, हाँ। मुल्क को बयान से निकाला है। हाँ। उसके बाद आपने देखा चलो इकानमी एक सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है, और नंबर इकानमी और दहशत गर्दी लाजम मजलूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दहशत गर्दी के ऊपर भी जब मीटिंग हुई इनकी तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर, इससे बाहर पाकिस्तान से निकल जाए उम्मा की आ जाए, फ़लस्तीन के ऊपर भी नहीं बैठते, कश्मीर के ऊपर भी नहीं बैठते। तो ये हर जगह इनका बाइकआउट होता है, वॉकआउट होता है, कोई संजीदगी करनी है, कोई लिख के नहीं ले आते, कोई तजवीज़ को आवाम को कैसे रिलीफ देना है, ये किसी भी गवर्नमेंट को अपोजिशन का ये काम होता है। अगर कोई गवर्नमेंट किसी हक में आवाम के हक में फैसला करती है, कोई ऐसा कानून लेके आती है, कोई डिबेट होती है, तो अपना हिस्सा डालते हैं, इनपुट डालते हैं। ऐसा सच कुछ भी नहीं है उनके पास, सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि ख्वाहिश है, हमारी ये ज़रूर ख्वाहिश है कि ये अनरेस्ट ख़त्म हो जाए, मईशत हमारी आगे बढ़े। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हम ये चाहते हैं कि ये टॉक्स जो हैं, ये इसका जो थर्ड राउंड है वो जल्द शुरू हो। सारे मामलात, अगरचे अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है कि हम भी ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई फैसला भी आ जाए अदालत की तरफ से, तब भी ये जो मुज़ाकरात हैं ये रुकने नहीं चाहिए। अगरचे कहा ये जाता है, लेकिन कुछ सेइंग्स एंड डूइंग्स में हमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा अहम टॉपिक है, उसके हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, हुकूमत भरपूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो दहशत गर्दी का भी है, जिसके लिए हुकूमत भी स्ट्रैटेजी बना रही है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसके लिए काम कर रही हैं, हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसी से इंटरलिंक्ड एक ख़बर है हमारे पास मौजूद है, जिसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम में बात करें। कांग्रेस मैन की जानिब से अमेरिका के कांग्रेस के एक रुकन हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जो नए नामजद प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तालिबान को जो फंड्स फराहम किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से टैक्स दहिंदगान के पैसे से, उसको रोका जाए। जो बाइडन गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें होती रही हैं, पूरी सारी उसमें डिटेल्स लिखी गई हैं। 2023 में भी उन्होंने कहा कि ये बिल मैंने पेश किया था, इस पर बात की थी, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ, और अब वो ये चाहते हैं कि ये फंड्स जो हैं वो रोक दिए जाएं, क्योंकि ये मुल्क क्या बल्कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टैंस है, हमेशा से हम ये बात करते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से जो अमन अमान हमारा ख़राब हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट मिलती है, जो इमदाद मिलती है, वो हमारे लिए इस्तेमाल होती है। हमारा स्टैंस जो है वो उसको भी इसमें सेकंड किया गया है। बहरहाल ओवरऑल दुनिया का अमन जो है वो ख़तरे में है, और इन तमाम तर चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। और फिर इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है जब CEO एक्स जो हैं एलन मस्क, वो भी इस ख़त के सामने के आने के बाद ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। फिर एक और जो सहाफ़ी हैं जो ये बात करती हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में या इस खत्ते में दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं, और इन दहशत गर्दों को हर हफ्ते वो ये बताती हैं अपने टैक्स की रकम में से $4 मिलियन देने का आप तसव्वुर करें। इसका सारा तरीक़ाकार भी बताया गया इस ख़त के अंदर। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस ख़त का जो मतन है यकीनन बहुत संजीदा है, और पूरी दुनिया, हमारा ख़ित्ता जो है जिस दहशतगर्दी से निमट रहा है, और फिर हमारा मुल्क जिस दहशतगर्दी से निमट रहा है, इसमें एक बड़ा लिंक वाज़े तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि बाहर से इमदाद दी जाती है और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं और से ऑपरेट हो रही हैं, तो ये ना चाहते हुए गैर दानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर ये जो इमदाद फराहम की जा रही है वो दहशत गर्दी का बाइस बन रही है। क्या इसकी अब अंडरस्टैंडिंग जो है नए आने वाले सदर उनके वो इसको समझेंगे इस चीज़ को?
अच्छा, वो तो जितने समझदार हैं हमें मालूम है, और वो यानी कल का उनका स्टेटमेंट ले लें तो उनकी समझदारी आती है कि वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मत करो, उसके बाद मैं हाथ पकड़ लूँगा। और वो कैसे हाथ पकड़ लूँगा ये भी उन्होंने ये बताया है कि देखें, अगर आप, मैं हूँ इसराइल के साथ लेकिन मैं अमन के साथ भी हूँ, तो ये एक उनका ख़ास स्टाइल है। और ये जो हमारा खित्ता है ये भी कमोबेश उसी हिकमत अमली में है। अब ये जो कहते हैं ना कि घर का भेदी जो है लंका ढा देता है, ये घर के भेदी ने लंका ढा दिया और बता दिया है कि जो कुछ इस खित्ते में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह से मईशत को ख़राब किया जा रहा है, अमन अमान को ख़राब किया जा रहा है और डिस्टेबलाइज किया जा रहा है पूरे खित्ते को, इसके पीछे असल ताकत कौन सी है? तो ये उस कांग्रेसमैन ने बता दिया है। तो ये है उसके पीछे ताकत। और ये ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ताकत रातों रात ये फैसला करे कि हम ये खित्ता छोड़ के जा रहे हैं और रातों रात चले जाएं। अच्छा, फिर आप उसके पीछे टनों, हज़ारों टन, लाखों टन आप असला छोड़ के चले जाएं और वो असला इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करता रहे। और एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ऐसा किया जाए। अगर 3 बार ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि कोई अज़ाइम है। वो अज़ाइम क्या है? ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये टेररिज्म हो रहा है, और कहाँ से हो रहा है टेररिज्म? एक सूबे में हो रहा है, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका भी मंबा वही सूबा है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। किसी मंसूबे के तहत ऐसा हो रहा है और उस मंसूबे का मतलब इस खित्ते को बड़े पैमाने पर डिस्टेबलाइज करना है। ठीक है सर, वक्त कम है। शनीला, इसी को ज़रा, जो पाकिस्तान हमेशा से बात करता रहा है, ये इस खत में उसकी तायीद नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें नाहिद, जब वो हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उसने एक दफ़ा ये बात कही थी कि हमने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की थी 1980 में, जो जिहाद लड़ाया गया था, उसके बाद हम पाकिस्तान को छोड़ के आ गए थे उन दहशतगर्दों के रहमो करम के ऊपर। अब भी यही मामला है कि वो अचानक अमेरिका जो था वो वहाँ से निकल गया। हालांकि दोहा एग्रीमेंट में ये बात थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। और अब पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी वहां से हो रही है, वहां से दरअंदाजी हो रही है, हमारे जवान लड़ रहे हैं, फितनतुल ख्वारिज को खत्म करने की कोशिश कर रही है। $5 बिलियन का वहां पे असला छोड़ा गया, जो इतना जदीद असला है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है कि वहां पे कोई ना कोई बैरूनी हाथ है जो उनको सरमाया पहुंचा रहा है, जो उनको फंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतने मजबूत होके किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। तो अब ये बात सामने आ चुकी है। अब अमेरिका को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। जो पहले हिलरी क्लिंटन ने इतने अरसे के बाद जाके ये बात कही थी, तो अब इतने अरसे के बाद जाके वो बात नहीं हो सकती। अभी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अफगानिस्तान की फंडिंग को रोकना होगा, वहां पे मौजूद दहशतगर्दी को कंट्रोल करना होगा। और पाकिस्तान उनका एलाय रहा है, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान को उनको मदद करनी होगी इस दहशतगर्दी को रोकने में। ठीक है, और इस पे आवाजें तो बहुत उठ रही हैं इस खत के मतन पे, लेकिन कोई इसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है? यकीनी तौर पे अगर जिस कांग्रेसमैन ने लिखा है टिम बर्शीट, ये काफ़ी इनकी एक, आप ये कहें कि एक पहचान है इस हवाले से, और ये बड़ी रैशनल बात करते हैं। तो इनके ख़त के आने के बाद अब आवाज़ें और ज़्यादा उठनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी भी है। हमारी जो सफ़ीर हैं वहाँ पे, उन्होंने इस हवाले से जो मुख्तलिफ पिछले 3 माह में मुलाकातें की, और अभी वो पाकिस्तान के आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस में इस हवाले से ब्रीफ भी किया। ये वो तमाम चीज़ें थी जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तानी सफ़ीर ने और हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ज़राए से सिर्फ डायरेक्टली तौर पे नहीं, अपने दोस्त ममालिक के ज़रिए भी अमेरिका के सामने रखी। अब एलन मस्क का इसमें आना और उनका ये पूछना, ये अब आप देख लें कि इसका जो स्कोप है वो वसी होता जा रहा है। अच्छा, एंटोनी ब्लिंकन ने खुद ये माना था, और ये इस खत में भी लिखा हुआ है, कि सिर्फ टैक्स की मद में जो मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें हैं, उन्होंने जो अफगानिस्तान में काम किया, टैक्स की मद में $10 मिलियन जो है वो तालिबान को दे चुके हैं। तो एक तरफ आप उनको तस्लीम नहीं कर रहे, आप ये कहते हैं कि जी वो तमाम उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरे जो एक रियासत को तस्लीम करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं, वो जुज़्व होते हैं। यानी वहाँ पे इंसानी हकूक़ का मसला है, वहाँ पे दीगर मसाइल हैं, वहाँ पे दहशतगर्द अभी मौजूद हैं। तो दूसरी जानब फिर आप उनको इतनी बड़ी इमदाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप किसी न किसी तरह उन वहाँ पे दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तारिक अजीज साहब, आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है? पाकिस्तान के लिए किस कदर? ये एक खत
ज़ाहिर कांग्रेस में लिखा है इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन ये मजबूरी रवैया नहीं है अमेरिका का। हमें हम तवक्को कहते हैं यूएस स्टेट के प्रेसिडेंट से, नौमंतखब सदर जो हैं उनका भी ओथ होना है कि इस बात को वो संजीदा लेंगे। ये इस खत पे हमें वो मुतमिन नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लिख दिया ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारी ये अपील है, हमारा ये केस है, हम मुकदमा ट्रंप के सामने रख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट को, इसको संजीदा लें। और मामला वही है कि आप दहशत गर्द भी इनको कहते हैं, तस्लीम भी नहीं कहते हैं, वहाँ पैसे भी आ रहे हैं, तो इमदाद भी आप दे रहे हैं रवैया यूएस स्टेट का हमें देखना होगा कि 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप ओथ लेते हैं उसके बाद उनका क्या होता है, तब हमें जाकर पता होगा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कितने ये संजीदा है, ये पाकिस्तान इस खिते में अमन कितना चाहते हैं। और यकीनन सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में अगर कोई मसला है तो पाकिस्तान सबसे पहले इफेक्ट होता है। और पाकिस्तान जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, हमारी जैसे कि उन्होंने बताया, एक बड़ी कामयाब सफारतकारी के बाद इन्वेस्टमेंट लेके आना दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक को, जो हम आइसोलेशन में चले गए सब दोस्तों से फिर रब्ता भी हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का भी कहा है। अभी कल यूएई के प्रेसिडेंट ने हमें वो $2 अरब की जो हम पेमेंट थी वो उन्होंने दफा कर दी है। तो ये हम एक जो मामला पाकिस्तान में गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल रेडी है, उसका जो इफ्तिताह होना बाकी है, लेकिन वो इन्हीं मसाइल का शिकार है। ये चीज़ें जो हैं, अगर ट्रंप की पॉलिसी से पता चलेगा कि वो क्या इस खत्ते में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान को मदद देना चाहते हैं या नहीं चाहते, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो है हमारे यहाँ पे जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा तब यहाँ पैसे भी आएंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर अदरवाइज़ इस तरह से जो मसाइल खड़े होंगे तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट होगी। तो हमें इस पे आगे जाके देख रहे हैं, इस कांग्रेसमैन के खत की अहमियत अपनी जगह, लेकिन मजबूरी रवैया देखेंगे कि क्या यूएस स्टेट का क्या ठीक है। फिल वक्त ये कहा जा सकता है कि कम से कम इस पर आवाज उठी है और ये आवाज बुलंद होती जाएगी, इसमें और लोग शामिल होते जा रहे हैं, इसमें और लोग शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक भी जी बिल्कुल, और हमारी बात भी जो है वो उसमें उसके मौक़िफ़ की तायीद भी हो रही है। और पाकिस्तान यकीनन दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस दे रही हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसके लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। हर प्लेटफॉर्म पर हम ये बात करते हैं कि हमारी ये जंग नहीं है, लेकिन इसमें हमें डाला गया है, हमें धकेला गया है इस जंग में, तो अब इस जंग का कोई इख्तिताम तो होना चाहिए। इसके साथ ही इसी नोट के साथ कि अल्लाह करे आने वाले दिनों में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो ग्लोबली, और ख़ासतौर पर जो यूएस का बिहेवियर है वो उसमें उनकी पॉलिसीज़ में हमें तब्दीली नज़र आए, ताकि दहशतगर्दी से जान छूट जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर फारूक आदिल, शनीला मार साहिबा, ऑन शिराजी साहब और तारिक अजीज़ साहब प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।